RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कक्षा 10 के तीसरे चैप्टर धातु और अधातु में हमने पिछली वीडियो में आपको धातु की परिभाषा और उसके कुछ मुख्य भौतिक गुणों के बारे में जानकारी दी थी। तो आइए आज हम इससे आगे का टॉपिक लेकर चलते हैं, धातुओं के रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो धातुओं के जो भौतिक गुण थे उनमें पता चला था कि इनकी चमक कैसी होती है, ये सुचालक होती हैं या कुचालक होती हैं, आघात वर्धनता और तन्यता के बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। एक्चुअल में जो रासायनिक गुण होते हैं उनसे हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि हम उस पदार्थ अर्थात धातु से अन्य क्या पदार्थ बना सकते हैं। यानी जब धातुएं एक पदार्थ के साथ क्रिया करती हैं तो कोई दूसरा नया पदार्थ बना देती है। इन गुणों को ही रासायनिक गुणों के नाम से समझाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम धातुओं के रासायनिक गुणों की अगर बात करें तो वे रासायनिक गुण किस कारण उत्पन्न होते हैं वो धातुओं की परिभाषा में भी था। तो सबसे पहला जो गुण है इसका रासायनिक गुण वो धनायन बनाने की प्रवृत्ति के रूप में हम ले सकते हैं। धनायन बनाने का गुण या धनायन बनाने की प्रवृत्ति, ये ही इनकी परिभाषा भी थी। परिभाषा में क्या कहा गया था कि धातुएं वे तत्व होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है। कोई भी मेटल सदैव इलेक्ट्रॉन त्याग देगी और इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात उस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर हम ये दो गुणों के रूप में इनको ले सकते हैं, रासायनिक गुणों के रूप में ही आएगा कि धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रखती हैं तथा धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने का गुण भी रखती हैं। तो ये दो पॉइंट आपके हो सकते हैं। इनमें आप एक उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, जो ये पॉजिटिव चार्ज होता है वो धातुओं की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर हम सोडियम को देखें तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। ये कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 11 का तो वो 2, 8 और 1 हो जाता है। यानी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगी, यानी ये बना देगी Na पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्याग गया, इसने धनायन बनाया। ये सोडियम धातु और ये सोडियम आयन होता है। इसी प्रकार से अगर हम मैग्नीशियम को ले लें जिसमें एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक उसका 12 होता है, तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये 2 पॉजिटिव चार्ज बना देगी इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर। इसी प्रकार से हम एल्यूमिनियम 13 को देख सकते हैं। ये एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव बना देगी 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर। कोई भी परमाणु यानी धातु कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगी, कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, इसकी जानकारी हमें अष्टक नियम के द्वारा प्राप्त होती है। ये अष्टक नियम कक्षा 9 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा और हम इस चैप्टर में इसका कुछ रूप थोड़ी बहुत जानकारी आगे भी आपको इस चैप्टर के साथ साथ देंगे, क्योंकि आगे कुछ प्रकार के यौगिक हैं जहां पर इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी, तो इसको विस्तार पूर्वक हम वहीं पर आपको बता देंगे। तो पहले गुण के रूप में ये धनायन बनाने का गुण या इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रासायनिक गुणों के नाम से लिया जा सकता है। दूसरा गुण आता है वायु के साथ अभिक्रिया। वायु के साथ क्रिया लिख सकते हैं या वायु के साथ अभिक्रिया भी इसकी लिख सकते हैं। रिएक्शन विद एयर। एयर का जब भी हम जिक्र करते हैं, ये पहले भी आपको मैंने बताया है, वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें होती हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है जबकि ऑक्सीजन की 21% होती है। बाकी 1% में शेष बची हुई सभी गैसें आ जाती हैं। इनमें नाइट्रोजन हमारी अक्रिया होती है, यानी वो क्रिया ही नहीं करती, जबकि ऑक्सीजन हमारी
क्रियाशील होती है। तो अगर हम वायु का जिक्र कर रहे हैं तो उससे तात्पर्य हमारा ऑक्सीजन से ही है। तो यहाँ पर जब हम वायु के साथ अभिक्रिया लिख रहे हैं तो इसका अर्थ है कि हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया लिख रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ। तो कभी भी जब धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने के बाद वो सदैव धातु ऑक्साइड बना देती है, यानी जो यौगिक बनता है उसको धातु ऑक्साइड कहा जाता है। धातु को अगर हम मेटल से प्रदर्शित करें M से, ऑक्सीजन को O2 से प्रदर्शित करें तो हमारा MOX यानी धातु ऑक्साइड बन सकता है, जहां पर ये X 1, 2, 3, 4 आदि कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर सोडियम की बात करें, सोडियम की रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं तो सोडियम की संयोजकता होती है 1 Na पॉजिटिव और ऑक्सीजन की होती है -2। तो इस आधार पर जो हमारा यौगिक बनेगा वो Na2O बन जाता है, यानी इस इक्वेशन को लिख सकते हैं Na + O2 = Na2O। अब यहाँ ये सूत्र जो लिखा जाता है ये मुख्य है। अभिक्रिया आपकी तभी सही मानी जाएगी जब आप इन सूत्रों को सही प्रकार से लिखोगे। तो ये सूत्र कैसे लिखे जाते हैं, इसके लिए हमने एक वीडियो अपलोड की हुई है, यौगिका का सूत्र कैसे लिखें। कुछ धनायन और कुछ ऋणायन, इन 2 नामों से हमने वीडियो प्रस्तुत की हुई है, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर कक्षा 9 की वीडियो के द्वारा देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको बैलेंस करें तो 2 की मल्टीप्लाई ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए और 4 की मल्टीप्लाई सोडियम बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर अगर हम सोडियम के अलावा कोई अन्य धातु लेकर चलें, जैसे कि हम मैग्नीशियम को ले रहे हैं, जब Mg इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो वह बना देगा MgO, और एल्यूमिनियम अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो ये बना देगा Al2O3। देखिए यहाँ पर 1 ऑक्सीजन 2 सोडियम, मैग्नीशियम वाले में इसमें 1 ऑक्सीजन 1 मैग्नीशियम, लेकिन यहाँ 2 एल्यूमिनियम 3 ऑक्सीजन। ये सूत्र किस प्रकार से बनते हैं ये आपको उस वीडियो से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। वैसे इस वीडियो का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। अब इनका नाम हम कैसे लिखेंगे जो यौगिक बने, तो यहाँ नाम है धातु ऑक्साइड। जैसे सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ी तो सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इस प्रकार से हम इन यौगिकों के नाम लिख सकते हैं। सभी धातु ऑक्साइड अक्षारीय प्रकृति के होते हैं, उसका कारण क्या है? एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है और क्यों? तो धातु ऑक्साइड सदैव जल के साथ मिलकर अक्षार बनाते हैं, इसी कारण धातु ऑक्साइडों की प्रकृति अक्षारीय होती है, या कह सकते हैं धातु ऑक्साइड अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब धातु ऑक्साइड ले लीजिए, जैसे कि हमने ले दिया कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। जब ये जल के साथ क्रिया करता है, जल को हम H2O HOH के रूप में लिख सकते हैं। जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो ये बना देता है CaOH होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर देता है, जो कि एक अक्षार है। ये चैप्टर नंबर 2 में भी आपको बताया गया है कि जितने भी पदार्थ जल में घोलने पर OH नेगेटिव आयन दे देते हैं उनको अक्षार कहा जाता है। अगर H पॉजिटिव देंगे तो वो अम्ल होते हैं, और अगर OH नेगेटिव देते हैं तो वो क्षार कहलाते हैं। यानी अगर हम इसको जल में घोलें तो Ca2 पॉजिटिव यानी कैल्शियम आयन और 2 OH नेगेटिव आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न कर देता है। तो इसी प्रकार से ये जितने भी आपके धातु ऑक्साइड हैं ये सभी जल में घुलकर अक्षार बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, इसी कारण इनकी प्रकृति अक्षारीय होती है। जैसे अगर हम Na2O को लें तो ये Na2O जल के साथ HOH के साथ मिलकर 2NaOH बना देता है। अब इसका नाम क्या होगा? जैसे ये था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na सोडियम OH
हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार से आप इन यौगिकों के नाम और सूत्र आदि बना सकते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को मैंने छोड़ दिया। इन दोनों की अभिक्रियाएं आप लोग स्वयं लिख कर देखें। अगर ये अभिक्रियाएं आपसे नहीं लिखी जाती तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका जवाब मांग सकते हैं। तो वहां पर आप लोग कमेंट कीजिए, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। कुछ धातुएं जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये धातुएं लगभग अक्रिय होती हैं, ये क्रिया ही नहीं करती, इसलिए इनको उत्कृष्ट धातुएं कहा जाता है। आगे आपका एक टॉपिक आएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी धातुओं की क्रियाशीलता के क्रम पर, वहां आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो ये तीनों धातुएं जो उत्कृष्ट धातुएं आपकी सोना, चांदी और प्लेटिनम आदि, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करती और न ही ये आगे होने वाली जो विक्रियाएं अभी आपके सामने बताई जा रही हैं उनको देंगी। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लेकर चलें तो तीसरा पॉइंट आपका आ जाता है जल के साथ क्रिया, रिएक्शन विद वाटर। तो जल के साथ अभिक्रिया जब भी धातुएं करेंगी, तो जैसे अभी आया था आपका धातु ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके अक्षार बनाती हैं, तो धातु भी जल के साथ क्रिया करके एक तो बनाएगी धातु हाइड्रोक्साइड, ये बनाएंगी और इसके बाद निकाल देती हैं हाइड्रोजन गैस। जबकि धातु ऑक्साइड में क्या था, धातु ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके केवल अक्षार बनाती थी, लेकिन यहाँ पर धातु जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन मुक्त करती हैं। इसी प्रकार से आप अपनी थ्योरी में, अपने नोट्स में इस बात को लिख सकते हैं। अब उदाहरण के लिए अगर हम लेकर चलें तो कुछ क्रियाशील धातुएं, जैसे कि हम यहाँ पर कैल्शियम को ही ले लें। कैल्शियम जब जल के साथ क्रिया करेगी H2O के, तो एक तो बना देगी धातु हाइड्रोक्साइड, धातु है हमारी कैल्शियम, हाइड्रोक्साइड होता है हमारा OH, तो ट्वाइस हो जाएगा और प्लस निकाल देंगे हाइड्रोजन। इस प्रकार से ये एक अभिक्रिया हो गई। यहाँ आप इसके साथ Mg, Na, Al, K आदि की भी अभिक्रिया लिखकर देख सकते हैं। जैसे यहाँ मैं सोडियम की लिख रहा हूं, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की आप लोग लिखकर देख लेना। सोडियम जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो यहाँ पर एक तो बना देगी सोडियम हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड और प्लस निकाल देगी हाइड्रोजन। अब यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना, आपको ये समीकरणें संतुलित भी करनी होती हैं। जैसे यहाँ एक सोडियम है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन हो गए, दूसरी साइड में एक ऑक्सीजन है, इधर एक ऑक्सीजन है। तो यहाँ सबसे पहले आप इस हाइड्रोजन को बैलेंस कर लीजिए, जैसे कि हमने आपको पहले चैप्टर की रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की जो विधियां हैं उनमें बताया था। तो यहाँ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएं और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाती है। आप इस उदाहरण को समझने के लिए, इस बैलेंसिंग को, संतुलन को समझने के लिए पहले चैप्टर की जो वीडियो है उनको देख सकते हैं। देखिए 2 सोडियम हो गए, 2 सोडियम हो गए, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हैं, 2 और 2 4 हाइड्रोजन हैं, 2 ऑक्सीजन हैं और 2 ही ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार से आप इन इक्वेशंस को बैलेंस भी करेंगे। तो यहाँ पर ये तीसरा गुण हो गया जल के साथ अभिक्रिया। धातुओं का चौथा गुण अगर हम लेकर चलें तो वो आ जाता है अम्लों के साथ क्रिया। अम्लों के साथ क्रिया, यहाँ पर अम्लों के साथ साथ अक्षार भी लिया जा सकता है, यानी जो धातुएं हैं वो अम्ल या अक्षार के साथ क्रिया करके क्या बनाती है। तो अगर हम धातु की क्रिया अम्ल के साथ कराएं तो ये सदैव एक तो बना देती है लवण और एक बना देती है हाइड्रोजन गैस। यानी अगर इसको लिखना पड़ जाए तो हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि क्रियाशील धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके लवण बनाती हैं तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। जैसे कि अगर हम जिंक धातु की अभिक्रिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराएं तो यहाँ पर ये जिंक क्लोराइड ZnCl2 बना देगी और प्लस हाइड्रोजन मुक्त कर देगी। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई की जा सकती है। अब अगर हम यहाँ पर ले लें मैग्नीशियम धातु, तो मैग्नीशियम धातु अगर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कर रही है
तो वो मैग्नीशियम सल्फेट बना देगी, यानी MgSO4 बना देगी और हाइड्रोजन को मुक्त कर देगी। इसी प्रकार से हम एक तीसरा अम्ल और ले रहे हैं, नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ अगर हम अभिक्रिया करें किसी भी क्रियाशील धातु की, जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम को ही ले लीजिए, तो मैग्नीशियम इसके साथ क्रिया करके मैग्नीशियम नाइट्रेट बना देती है, MgNO3 ट्वाइस और हाइड्रोजन मुक्त कर देगी। तो यहाँ पर एक बात की जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ तो क्लोराइड लवण बनेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सल्फेट लवण बनेंगे और नाइट्रिक अम्ल के साथ नाइट्रेट लवण बनते हैं। तो इस प्रकार से आप इन समीकरणों को लिख सकते हैं। एक बात ध्यान देने की यहां भी है कि जो आपकी 3 धातुएं मैंने बताई हैं, सोना, चांदी और प्लेटिनम, ये उत्कृष्ट धातुएं इन अम्लों के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती, इसीलिए उनको अक्रिय धातु या उत्कृष्ट धातुएं कहा जाता है। आज की वीडियो में हमने आपको धातुओं के कुछ रासायनिक गुणों के बारे में जानकारी दी। तो अभी तक हमारे इस चैप्टर में धातुओं का अधिकतर पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, तो बाकी बचे हुए पोर्शन को, इस चैप्टर के शेष भाग को हम आपको आने वाली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।